नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र सिंपल पेपर नंबर 3 है और ये क्लास 11th का बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यू सिलेबस के लिए बनाया जा रहा है। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑलरेडी सैंपल पेपर 1 और 2 सोशियोलॉजी के कंप्लीट हो चुके हैं। आज तीसरे वीडियो की बारी है। इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस इत्यादियों के पूरे सैंपल पेपर को कंप्लीट करा रखा है और इसके प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे आ चुके हैं। तो आप यदि इन सारे सब्जेक्ट के एग्जाम के लिए चिंतित हैं तो आपको ये प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सोशियोलॉजी समाजशास्त्र सिंपल पेपर नंबर 3 जो क्लास 11th के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहला हमारा प्रश्न कहता है पर संस्कृति ग्रहण का अर्थ बताइए। पर संस्कृति ग्रहण का क्या अर्थ होता है? पर संस्कृति ग्रहण एक प्रक्रिया है जिसमें दो संस्कृतियों के लोग मतलब अलग-अलग संस्कृति के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और वह एक दूसरे से सभी तो नहीं लेकिन बहुत सारे तत्वों का ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए समाज के दो अलग-अलग संस्कृति के व्यक्ति हैं, नंबर 1 और नंबर 2। अब ये क्या होगा, नंबर 1 वाला नंबर 2 से मिला, नंबर 2 वाला नंबर 1 से मिला, तो नंबर 1 के जो व्यक्ति हैं वो नंबर 2 से कुछ सीख रहे हैं। नंबर 2 के जो व्यक्ति हैं वो नंबर 1 से कुछ सीख रहे हैं। मतलब दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही साथ दोनों संस्कृतियों में एक दूसरे के प्रभाव को देखा जा सकता है, काफी परिवर्तन आ जाता है दोनों संस्कृतियों में। इसे ही हम पर संस्कृति ग्रहण का मतलब समझ सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है परहितवाद क्या होता है? परहितवाद से आप क्या समझते हैं? तो परहितवाद एक ऐसी प्रवृत्ति है, एक ऐसा मतलब चाहत है कि जिसमें एक व्यक्ति क्या करता है, यह अनुभव करता है, यह समझता है कि दूसरों की आवश्यकता उसके स्वयं की आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब समाज का एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की समस्याओं को अधिक महत्व देता है, उसे लगता है कि नहीं, अपना काम से ज्यादा जरूरी दूसरे का काम है, इसलिए वो क्या करता है, दूसरों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वह खुद का जो है काम वो छोड़ देता है और अपना काम छोड़ के दूसरों के कामों को पूर्ण करवाता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो ये परहितवाद के नाम से जाना जाएगा। इसे ऐसे व्यक्ति को ही हम परहितवाद व्यक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है समष्टि समाजशास्त्र किसे कहते हैं? देखिए, समाजशास्त्र की उस शाखा को हम समष्टि समाजशास्त्र कहते हैं जिसमें बड़े समूहों, बड़े संगठनों, सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब समष्टि समाजशास्त्र एक ऐसा शाखा है, एक ऐसा ब्रांच है जिसमें बड़े-बड़े समूहों, बड़े-बड़े ग्रुप, बड़े-बड़े संगठनों, सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ाई किया जाता है, शोध किया जाता है। इसे हम समष्टि समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है शिक्षा के दो मुख्य उद्देश्य बताइए। शिक्षा के दो मुख्य उद्देश्य से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, शिक्षा का तो सबसे पहला उद्देश्य ये है कि बालक में मतलब किशोरावस्था के अंदर जी रहे बच्चों के अंदर सामाजिक अनुकूलन की क्षमता उत्पन्न हो, वो समाज को समझ सके, समाज के अंदर जी सके, समाज के नियम कानूनों को समझ सके, ताकि वो समाज में अपने बेहतर भविष्य को बनाए रखने में खुद को सफलता हासिल करवा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा शिक्षा के दो मुख्य उद्देश्य में कि इसमें लिखने वाले भाषा, बोलने वाले, पढ़ने वाले, व्याकरण जानने वाले, गणित जानने वाले, जो ज्ञान होता है इन सभी चीजों का, इसे भी आप शिक्षा के रूप में देख सकते हैं। जिन व्यक्तियों को भाषा लिखना, बोलना, पढ़ना, व्याकरण, गणित इत्यादियों का ज्ञान होता है, उसे ही हम शिक्षित के नाम से समझ सकते हैं, फिर साक्षर के नाम से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रतिलोम विवाह से आप क्या समझते हैं? प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं? प्रतिलोम विवाह से आपका क्या तात्पर्य है? तो देखिए, निम्न जाति के पुरुष या महिला
अर्थात अपने भारतीय संस्कृति में आपने देखा होगा कि जाति का बहुत लोचा लफड़ा है। ये छोटी जाति के हैं, ये बड़ी जाति के हैं, ये मध्यम जाति के हैं, ये उच्च जाति के हैं, ये ब्राह्मण कुल से हैं, ये क्षत्रिय कुल से हैं। जो निम्न जाति के लोग होते हैं, मतलब जो छोटी जाति के लोग होते हैं, उनका यदि पुरुष या महिला किसी बड़े जाति के लोगों के साथ शादी विवाह कर ले तो इसे हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ऐसे ही शादी विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है और खासकर हिंदू सामाजिक, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति में ऐसे विवाह की अनुमति नहीं दी जाती है। लोग इसका बहुत ज्यादा मजाक बनाते हैं, समाज से कटाव हो जाता है, समाज से अलगाव हो जाता है। तो ये सारी चीजें प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है सामाजिक विचलन से आप क्या समझते हैं? VVI रहेगा सामाजिक विचलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब व्यक्ति सामाजिक नियमों का या स्वीकृत व्यवहार प्रतिमानों के विरुद्ध व्यवहार करता है, ऐसे व्यक्ति जो समाज के नियमों को नहीं मान रहा है, समाज के बनाए गए आचरण को नहीं समझ रहा है, उनके विरुद्ध व्यवहार करता है, तो इस स्थिति को हम सामाजिक विचलन के नाम से जानते हैं। और सामाजिक विचलन जैसे व्यक्ति जो हैं वो अपराधी ज्यादा बनते हैं या फिर ऐसे प्रवृत्ति को, ऐसे समस्याओं को वो बढ़ावा देते हैं। कौन? सामाजिक विचलन से जूझ रहे व्यक्ति या अगला प्रश्न हमारा कहता है मार्क्स के अनुसार समाजवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कार्ल मार्क्स ने समाजवादी समाज के निर्माता के रूप में सर्वहारा वर्ग की ऐतिहासिक भूमिका को उभार कर सामने लाते हैं। सर्वहारा वर्ग ही अस्थायी रूप से पूंजीवाद का विरोध कर सकता है और समाजवाद ला सकता है। कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना था। मैंने इसे पहले वाले सैंपल में भी आपको पढ़ाया था कि कार्ल मार्क्स की सोच ने समाज के सभी लोगों को दो अलग अलग वर्गों में बांट दिया। पहला वर्ग तो था शोषक वर्ग और दूसरा वर्ग था शोषित वर्ग। शोषक वर्ग का मतलब होता है ऐसे वर्ग जो पूंजीपति लोग होते हैं, जो गरीब लोगों का खून चूसते हैं, और शोषित वर्ग वही लोग जिनका शोषण होता है और वो इन्हीं पूंजीपति लोगों के घर में, खेतों में, कारखानों में काम करके अपना गुजारा करते हैं। तो ये हमारे मार्क्स के अनुसार बताया गया है कि कार्ल मार्क्स ने तो पहले समाज को दो भागों में बांटा, उसके बाद उन्होंने समाजवाद के अर्थ को भी स्पष्ट किया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है जाति और वर्ग में अंतर बताओ। जाति और वर्ग से आप क्या समझते हैं? जाति और वर्ग में क्या क्या भिन्नताएं हैं? तो देखिए यहाँ पे एक तरफ जाति लिखा हुआ है, दूसरी तरफ वर्ग लिखा हुआ है। जाति में पहला पॉइंट कहता है जाति जन्म पर आधारित होता है और वर्ग क्या होता है? सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। जाति वर्ग जन्म पर आधारित होता है, लेकिन वर्ग जो है वो समाज की परिस्थिति, अनुकूलता पर आधारित होता है। दूसरा पॉइंट जाति में कहता है जाति एक बंद समूह है, क्लोज है, लेकिन वर्ग एक खुली हुई व्यवस्था है, एक सिस्टम है, खुला हुआ। तीसरा जो जाति में पॉइंट है वो कहता है यह प्रजातंत्र एवं राष्ट्रवाद के प्रतिकूल है। प्रतिकूल प्रजातंत्र मतलब प्रजा के द्वारा शासन, और राष्ट्रवाद जिसमें राष्ट्र के हितों की बात की जाती है। लेकिन वहीं दूसरे तरफ प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद में बाधक नहीं है क्या? वर्ग। चौथा पॉइंट जाति का जो है विवाह, खान पान आदि के कठोर नियम है जाति में, लेकिन वर्ग में कोई कठोरता नहीं है। आप अगर जाति की बात कर ले तो आपको पता है कि एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोग से शादी ही नहीं कर सकते, उन्हें अपनी स्वजाति में ही शादी करना होता है। लेकिन वर्ग में ऐसा कुछ नहीं है। शहरों में आजकल देखिए जहां दिल लग गया वहां लोग शादी कर लेते हैं, जाति धर्म कुछ नहीं देखते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो जाति और वर्ग के बीच के अंतर के बारे में था। अगला प्रश्न हमारा क्या है? जजमानी प्रथा किसे कहते हैं? तो देखिए जजमानी प्रथा भी आपका VVI प्रश्न रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने की संभावना है। बताया गया है जजमानी प्रथा में कि ग्रामीण समाज में कुछ जातियां जैसे ब्राह्मण, लोहार, बढ़ई, धोबी, नाई, कुम्हार आदि अपने परंपरागत व्यवसाय द्वारा अन्य जातियों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। देखिए ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ कराना, लोहार का काम है लोहे से बने चीजों का निर्माण करना, बढ़ई का काम है लकड़ी से बने चीजों का निर्माण करना,
धोबी का काम है कपड़े वगैरह धोना, नाई का काम है बाल वगैरह का काटना, कुम्हार का काम है मिट्टी से बने बर्तनों को बनाना। तो देखिए ये सारी चीजों को बना करके ये सेवाएं देते हैं अलग अलग जातियों को। इसी प्रथा को, इसी नियम को हम क्या कहते हैं, जजमानी प्रथा कहते हैं। ये जितने भी ब्राह्मण, लोहार, बढ़ई, धोबी, नाई, कुम्हार वगैरह होते हैं ना, ये जो अपना सेवा देते हैं अन्य जातियों को, इसे ही हम जजमानी प्रथा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है औपचारिक समूह से आप क्या समझते हैं? औपचारिक समूह किसे कहते हैं? औपचारिक समूह वह समूह है जो व्यवस्थित एवं संगठित होता है। इस समूह का आकार, स्थान, उद्देश्य, नेता, सदस्य आदि पूर्व निश्चित होते हैं। पहले से पता होता है औपचारिक समूह के बारे में कि इस संगठन का आकार कैसा होगा, स्थान कैसा होगा, ये कैसे काम करेगा, अर्थात इस समूह का उद्देश्य क्या होगा, इसके नेता कौन होंगे, इसके सदस्य कौन होंगे। तो ये सारी चीजें पहले से पता होती है औपचारिक समूह के बारे में। अगला प्रश्न हमारा कहता है समाजशास्त्र कैसे एक विज्ञान है? आप कैसे सोशियोलॉजी को साइंस की तरह देखते हो? तो देखिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है समाज शास्त्रीय ज्ञान प्रमाण पत्र पर आधारित होता है। तीसरा है इसमें समस्या को केवल क्या है के बारे में नहीं बल्कि क्यों और कैसे का भी अध्ययन होता है। तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण भी किया जाता है, इसलिए समाजशास्त्र को हम एक विज्ञान के रूप में देखते हैं। अगला और अंतिम पॉइंट कहता है सामान्यीकरण या सिद्धांत निर्माण का प्रयास भी किया जाता है। सामाजिक सिद्धांतों को पुनर्परीक्षा भी किया जाता है। यही सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके कारण हर व्यक्ति समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में देखता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसके अलावा समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या क्या अंतर है? तो देखिए पहला पॉइंट है सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। अर्थशास्त्र जो है वो आर्थिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो सबसे पहला अंतर तो यही हो गया कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र और आर्थिक संबंधों का जो अध्ययन है वो अर्थशास्त्र करता है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है एक विस्तृत विज्ञान। समाजशास्त्र एक विस्तृत विज्ञान है, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम अर्थशास्त्र की बात करें तो आर्थिक पहलुओं से संबंधित होने के कारण ये विशेष विज्ञान है। एक हमारा विस्तृत विज्ञान है और दूसरा हमारा विशेष विज्ञान है। तीसरा पॉइंट हमारा इसमें कहता है समाजशास्त्र का दृष्टिकोण जो है वो व्यापक होता है। वहीं पे हम अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो इसका दृष्टिकोण मुख्यतः जो है वो आर्थिक ही होता है। चौथा पॉइंट है इसमें समाजशास्त्र के अध्ययन की प्रकृति समूहवादी होती है, ग्रुप वाइज होता है, लेकिन अर्थशास्त्र का जो प्रकृति है यहाँ पे भी वो आर्थिक ही होता है। पांचवा पॉइंट हमारा कहता है समाजशास्त्र में अनेक गुणात्मक एवं पद्धतियों का अनुसरण किया जाता है। अर्थशास्त्र में आगमन एवं निगमन पद्धतियों द्वारा अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र के नियम सामाजिक व्यवहार से संबंधित होते हैं। अर्थशास्त्र के नियम में आर्थिक क्रियाओं का आधार माना जाता है। तो ये 6 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके ये प्रश्न आने की संभावना है कि समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, या फिर समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के बीच में 3 से 4 अंतर बताने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन करो। संस्कृति की क्या विशेषता होती है, चाहे वो किसी धर्म का हो। संस्कृति में आपकी विशेषताओं को जानने के लिए कुछ पॉइंटों को बताया गया है। पहला पॉइंट तो है कि संस्कृति सीखी जाती है, आपको सीखना पड़ेगा संस्कृति। दूसरा है संस्कृति हस्तांतरित होती है, मतलब बदलती रहती है। तीसरा पॉइंट है संस्कृति सामाजिक होती है। चौथा पॉइंट है संस्कृति का स्वरूप अस्थाई नहीं होता। अगला पॉइंट हमारा कहता है संस्कृति मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इंसान अर्थात मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्कृति का उपयोग होता है। संस्कृति आदर्श होती है। तो ये 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको संस्कृति की विशेषताओं का
वर्णन करता हुआ नजर आता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन करें, तो आप ये 6 के 6 पॉइंट वहां पे लिख दोगे, आपके आंसर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अनुसंधान पद्धति के रूप में साक्षात्कार के प्रमुख लक्षणों का वर्णन करें। देखिए, साक्षात्कार का अर्थ उस विधि से होता है जिसमें घटना के प्रत्यक्षदर्शी से प्रभावपूर्ण तथा औपचारिक वार्तालाप एवं विचार विमर्श करने होता है। किसी विशेष घटना से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है तथा किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है, परंतु यह पूर्व नियोजित या फिर किसी निश्चित क्षेत्र तक सीमित होता है। इसके लक्षण निम्न प्रकार के हैं। पहला तो है, इसमें घटना से संबंधित व्यक्तियों से वह सूचना प्राप्त की जाती है जो और किसी साधन से प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए साक्षात्कारकर्ता एक विषय का चुनाव कर लेता है और साक्षी उसके सारे वर्णन को करता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, साक्षात्कार प्रविधि से इस बात का पता किया जाता है कि कोई व्यक्ति विशेष किसी विशेष परिस्थिति में किस प्रकार व्यवहार करता है। इसके लिए साक्षात्कार के समय साक्षी के हाव भाव व्यवहार का ध्यान भी रखा जाता है। तीसरा पॉइंट है, यह विधि उन घटनाओं का अध्ययन करने में भी सक्षम है जो प्रत्यक्ष अवलोकन के अयोग्य हैं तथा जिसके बारे में साक्षी के अतिरिक्त किसी और को पता भी नहीं होता है। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है, इस विधि की सहायता से भूतकाल में हुई घटनाओं तथा उनके प्रभावों का भी अध्ययन हो सकता है, क्योंकि बहुत सी घटनाएं ऐसे होती है जो दोबारा नहीं हो सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको यहाँ पे प्रमुख लक्षणों का वर्णन अगर करना पड़े अनुसंधान पद्धति में, तो आप इसे बताएंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, संघर्ष क्या है? संघर्ष के परिणामों की चर्चा कीजिए। देखिए, संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने विरोधी को प्रत्यक्ष तौर पर हिंसा या हिंसा की चुनौती देकर उसके उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं। देखिए, संघर्ष के समय में क्या होता है, अक्सर समाज में जो लड़ाइयाँ, झगड़े, गाली गलौज, मारपीट, कोर्ट कचहरी जितनी भी चीजें होती है ना, ये सब के पीछे मात्र एक ही कारण है, संघर्ष। निरंतर संघर्ष के परिणाम स्वरूप समाज की एकता में दरार आ जाती है। एक ही जगह पर आप बार बार लड़ाई करोगे, झगड़े करोगे, तो वहां के लोगों का आपस में बनना बंद हो जाता है। संघर्ष के कारण जटिल मुद्दे और भी जटिल हो जाते हैं। कोई मुद्दा जो आसानी से बातचीत होने के बाद सुलझाया जा सकता था, यदि उस पर आप लड़ाई झगड़ा गाली गलौज वगैरह करते हो तो वो मुद्दा और भी बिगड़ जाएगा। उद्योग तथा कार्यालयों में हड़ताल हो जाती है। मिल मालिक और मजदूर संगठन अपनी अपनी मांगों पर अगर अड़े रहते हैं तो हड़ताल के कारण हजारों कर्मचारी बेकार हो जाते हैं और उत्पादन प्रक्रिया भी ठप हो जाती है, जिससे दिनों दिन और कई प्रकार की समस्याएं बढ़ती जाती है। ये है संघर्ष का परिणाम। इसी प्रकार जाति संघर्ष के कारण भी अब गांवों में अंतर जातीय संबंध तथा एकता समाप्त हो गई है। गांव में भी आप देखोगे कि लोग संघर्ष के पीछे भागते रहते हैं, लड़ाइयां झगड़े, थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए लड़ाइयां। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं है जो संघर्ष के परिणामों को दर्शाती है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया एक जरूरी प्रक्रिया है, वर्णन कीजिए। तो देखिए, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक समाज का सदस्य होने के नाते अपनी संस्कृति के आदर्श, मूल्य, आचार, व्यवहार के तरीके सीखता है। व्यक्ति सबसे अधिक अपने निकटतम लोगों से ही सीखता है, जैसे पारिवारिक सदस्य, अभिन्न मित्र, स्कूल के अध्यापक, इसके अलावा सहपाठी अर्थात मित्र। व्यक्ति दूसरों लोगों के अनुकरण पत्र पत्रिकाओं, टीवी, सिनेमा, आजकल इंटरनेट से भी बहुत कुछ सीखता है। बात अगर समाज में सीखने की है तो एक बच्चा जो होता है उसका सबसे पहला विद्यालय उसके घर को ही कहते हैं। उसका माँ, उसका पिता, चाचा चाची, ताऊ, दादा दादी, इसी को उनका पहला विद्यालय के नाम से जाना जाता है। बच्चा सब कुछ अपने घर से सीखना शुरू होता है, बाद में वो समाज से सीखता है, अपने मित्रों से सीखता है, अपने टीचर से सीखता है। इसके बाद वो पत्रिकाओं से, टीवी से, सिनेमा से, यूट्यूब से, इंटरनेट से, ये सारी चीजें सीखता है। सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया
एक ज़रूरी प्रक्रिया होता है, एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है एक बच्चे के लाइफ में, क्योंकि बच्चा एक हार्ड मांस के जीव के रूप में जन्म लेता है। उस समय बच्चा के दिमाग में कुछ नहीं होता, खाली होता है। जैसे-जैसे समाज उसके अंदर भरता है, अब ये समाज पे निर्भर करता है कि वो उसके अंदर अच्छी चीज़ें भर रहा है या बुरी चीज़ें भर रहा है। सबसे पहले एक बच्चा अपनी माँ के संपर्क में आता है और माँ के स्पर्श एवं प्यार दुलार से ही वह सीखता है, फिर भाई बहनों से सीखता है। इस प्रकार वो सामाजिक गुण या विशेषताओं का अर्जित करता है, मतलब अपने दिमाग में बिठाता है, और फिर जाके वह एक सामाजिक प्राणी कहने योग्य बन पाता है। पर्यावरण संकट क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, वीवीआई प्रश्न रहेगा। पर्यावरण संकट क्या है? देखिए, हमारे भारतीय समाज में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अगर बात करें तो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वनों को काटना, ग्लोबल वार्मिंग, अम्ल वर्षा आदि का सामूहिक नाम ही पर्यावरण संकट है। हम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हवा प्रदूषित हो रहा है, पानी नहीं गिर रहा है, पेड़ पौधे कटे जा रहे हैं। नहीं, ये सारी चीजें मिलके जो तैयार हो रहा है वही हमारा पर्यावरण संकट है। पर्यावरण एक सार्वभौमिक पर्यावरणीय समस्या है। इस समस्या से बचने के लिए हमें कुछ बातों को बड़ा ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला है कानूनी उपाय। गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाए, सख्त से सख्त कानून, और उन कानूनों को सभी लोगों को मानना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है सार्वजनिक हित अभियोजना, मतलब प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई हो, मुकदमा हो। जन शिक्षा, आम जनता को पर्यावरण के खतरों से आगाह करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि आगे आने वाले समय में किस प्रकार से पर्यावरण का यह प्रदूषण उन्हीं के बच्चों के लिए नुकसानदायक होगा। जो आज हम बड़े खुशी खुशी से हवा में प्रदूषण फैला रहे हैं ना, ये आगे जाके आगे आने वाले समय में हमारे समाज में, हमारे आगे की पीढ़ी में, हमारे ही बच्चों को कष्ट पहुंचाएगा। अगला पॉइंट हमारा है स्वैच्छिक संगठन। पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए स्वैच्छिक संगठनों को आगे आना चाहिए, एनजीओ सबको आगे आना चाहिए, और अनेक अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन हालांकि प्रयास भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी एजेंसियां हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं जो अभी के समय में पर्यावरण संकट को समाप्त करने के लिए दिन रात अपना काम करते जा रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है जनजातीय समुदायों को कैसे जोड़ा जाए। इस विवाद पर दोनों पक्षों का क्या तर्क है? देखिए, जनजातीय समूह को जोड़ने को लेके दो तर्क आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। पहला तर्क ये है, दूसरा तर्क ये है। ब्रिटिश प्रशासन, मानव विज्ञानियों ने, मतलब जिनको जानकारी था, उनका मानना था कि जनजातीय समुदाय की अपनी विशेष संस्कृति है, उनकी खुद की संस्कृति है जो हिंदू मुख्य धारा से काफी अलग है। मतलब जो हिंदू लोग हैं ना, उनसे उनका वो संस्कृति मैच नहीं करता है। उनका मानना था कि सीधे साधे जनजातीय लोग हिंदू समाज तथा संस्कृति से न केवल शोषित होंगे बल्कि संस्कृति रूप से उनका पतन हो जाएगा। अब ये कहना ये था कि उनका मानना था कि धीरे धीरे हिंदू समाज से तो ऐसे भी अलग है, उनका सभ्यता इससे नहीं मिलता है, लेकिन अगर हिंदू समाज में उन्हें मिला दिया जाए तो उनका शोषण बहुत होगा। इस कारण को ध्यान में रखते हुए उन्हें लगा कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वह जनजातियों को संरक्षण दे ताकि वह अपने जीवन पद्धति और संस्कृति की मुख्य धारा से अपने आप को मिला सके। ये तो पहले लोगों का था। दूसरा लोग जो राष्ट्रवादी भारतीय मानते थे कि जनजातीय संरक्षण के जो भी प्रयास हो रहे हैं वह दिशाहीन है तथा वास्तव में उसकी संस्कृति को बचाने का कार्य गुमराह करने का प्रयास था, उन्हें गुमराह किया जा रहा था। इस कारण ही जनजातियों के पिछड़ेपन को आदिम संस्कृति के संग्रहालय के रूप में ही बनाकर रख दिया गया था। वे हिंदू समाज की कई विशेषताओं को पिछड़ा हुआ मानते थे तथा जिन्हें सुधारा जाना आवश्यक था। उन्हें लगता था कि जनजातियों को भी विकसित किए जाने की आवश्यकता है। तो ये दो पक्ष था, दोनों पक्ष ने जनजातीय समुदायों को कैसे जोड़ा जाए इसके बारे में अपना पक्ष रखा था। अगला प्रश्न हमारा कहता है ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक व्यवस्था की विशेषताओं को बताइए। देखिए, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक व्यवस्थाओं की विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं का आधार पर समझा जा सकता है। पहला तो है कृषि व्यवसाय।
दूसरा है संयुक्त परिवार की प्रधानता, तीसरा है प्रकृति से प्रत्यक्ष संबंध, चौथा है कम जनसंख्या घनत्व, पांचवा है सजातीयता। देखिए कृषि व्यवसाय मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश निवासी जो होते हैं वो कृषि करते हैं और इससे संबंधित व्यवसाय पर ही वो आधारित होते हैं गांव के रहने वाले लोग। संयुक्त परिवार की प्रधानता में क्या है कि ग्रामीण समाज में गांव के अंदर इस परिवार जो होते हैं उसमें सभी सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं और एक ही रसोई का बना हुआ खाना खाते हैं। प्रकृति से प्रत्यक्ष संबंध मतलब प्रकृति पर आश्रित रहते हुए ग्रामीण समाज के सदस्य प्रकृति से संघर्ष करते हुए सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, खुद को संतुलित कर लेते हैं। कम जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब है ग्रामीण क्षेत्र हरा भरा और खुला रहता है, उसमें नगरों जैसी भीड़ भाड़ नहीं होती, धुआं नहीं होता, गाड़ियों का पोपा पीपी नहीं होता। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो होता है वो कम होता है। और सजातीयता का मतलब है कि रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, व्यवसाय आदि सभी यहाँ भी एक जैसे ही होते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको इन पूरे स्लाइड को सही तरीके से पढ़ लेना है और इससे जुड़े हुए प्रश्नों का जवाब देना है। इससे जुड़े हुए पहला प्रश्न जो है वो कहता है साक्षरता क्या है, जनसंख्या पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए 2011 में जो जनगणना हुआ था, जो सर्वे हुआ था, उसमें उस व्यक्ति को भी साक्षर माना गया जो किसी भी भाषा को लिख पढ़ अथवा समझ सकता है। मतलब ऐसे व्यक्ति को भी साक्षर माना गया जो भारत में बोले जाने वाले किसी भाषा को बोल और लिख सकता है। इसका मतलब है कि वह साक्षर है। साक्षर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करता है। अंतः साक्षर व्यक्ति छोटा परिवार सुखी परिवार के सिद्धांत पर चलते हैं जिसमें जनसंख्या नियंत्रित रहती है, अधिक जनसंख्या नहीं फैलता है। इसी में हमारा दूसरा प्रश्न कहता है स्वतंत्रता के बाद साक्षरता की स्थिति बताइए। तो स्वतंत्रता के बाद साक्षरता की दर में यद्यपि वृद्धि हुई है परंतु यह भी आशा के अनुरूप नहीं कहा जा सकता कि 2011 की जो जनगणना थी इसके अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% था। केवल केरल राज्य ही एक ऐसा राज्य है जहां पे साक्षरता दर जो है वो 93.9 अर्थात लगभग 94% आप कह सकते हैं। लेकिन अगर साक्षरता दर की बात आ रही है तो बिहार की स्थिति इसमें सबसे खराब माना जाता है। यहाँ का जो साक्षरता दर है वो 63.82 है, मतलब 63.82 है। इसलिए नई पीढ़ियों को साक्षर बनाने का आवश्यकता है। जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं वो बिल्कुल ही अनपढ़ होते जा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते, जिससे जनसंख्या समृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। इस प्रकार से आपने देखा सोशोलॉजी समाजशास्त्र सिंपल पेपर नंबर 3 क्लास 11th का वेरी इंपॉर्टेंट था। ऑलरेडी हमने सिंपल पेपर 1, सिंपल पेपर 2 और आज ये सिंपल पेपर 3 भी था, ये कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।